जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि वो इस समय अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के लिए एक स्मॉल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं, ये विकसित कर रहे हैं। ये एक इनोवेटिव डेवलपमेंट होगा जिसका एम होगा हेलीकॉप्टर की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना। ये यहाँ पर बेसिकली जो सिचुएशनल अवेयरनेस है इसको इम्प्रूव करेगा, खासकर जो कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पर इसकी जो एफिशिएंसी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। ये जो मिनी एसा रडार होने वाला है, जो कि एचएएल के द्वारा अंडर डेवलपमेंट है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको डेवलप किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये मिनी एसा रडार बेसिकली जो एलसीएस प्रचंड है उसको अलाउ करेगा कि वो नेविगेट कर सकेगा कॉम्बैट जोन में, और जो विजिबिलिटी लिमिटेड होती है वो भी समस्या इसके आने के बाद खत्म हो जाएगी। अब आपको पहले ही पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा एलसीएस प्रचंड को लेकर एक विशेष इंटरेस्ट प्रदर्शित किया गया है, जहां पर वो बड़ी संख्या में इसको खरीदना चाहते हैं। और आने वाले भविष्य में हमें कोई संदेह भी नहीं होगा कि अगर 200 से ज्यादा की संख्या में ये हेलीकॉप्टर हमें भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना की सर्विस में देखने को मिल जाएं। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो एडवांस हेलीकॉप्टर हैं, तब इनमें ये लॉन्ग रेंज रेडार जो है, या ये नया रेडार जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, तो ये लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा और लंबी दूरी से ही जो एनिमी ड्रोन्स हैं या एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेबिलिटी है वो दे देगा। और मॉडर्न वॉरफेयर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को जो अनमैन्ड कामिकाजी व्हीकल्स हैं, या आप यूँ कह लें जो ऑटोनोमस स्ट्राइक अनमैन्ड कॉम्बैटेबल व्हीकल्स हैं, इनसे भी इक्विप किए जाने की जो बातचीत है वो चल रही है। यानी कि आने वाले भविष्य में एलसीएस प्रचंड को भी अपना खुद का एक लॉयल विंगमैन मिल सकता है, जो कि इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस अपने कैटेगरी का ये सबसे घातक हेलीकॉप्टर निसंदेह कहलाया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा कि सुखोई 30 एमकेआई की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने का भरसक प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया। पहले भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 12 एडिशनल सुखोई 30 एमकेआई जेट्स की जो डील है उसको हरी झंडी दी। उसके बाद इन एयरक्राफ्ट्स में जो एडवांस रेडार है इसके इनकॉर्पोरेशन की बात सामने आई। फिर इसमें जो एडवांस जो वेपनरी है इसको शामिल किए जाने की जो अपडेट्स हैं वो सामने आई। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट है, या यूँ कह ले अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड है, उन्होंने राफेल कॉमसिस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिल करके एक बड़े डील को सिक्योर किया है, जो कि 255.88 करोड़ रुपए की है। और ये डील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साइन करी गई है। इसमें जो ऑर्डर दिया गया है उसमें बताया जा रहा है 13 दिसंबर 2024 के हिसाब से कि 93 जो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है और इसकी किट SBC-2 कार्ड्स और भी दूसरी चीज़ें हैं, वो सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट्स के लिए प्रोक्योर की जा रही है। सुखोई 30 एमकेआई फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि भारतीय वायुसेना का बैकबोन है, इसको लगातार अपग्रेड दिए जाने की जो कवायद है वो शुरू करी गई है, और एक के बाद एक जो एडवांस कैपेबिलिटीज है इनको इक्विप किया जा रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम और इसके अलावा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, जो कि सीमलेस कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा, डेटा शेयरिंग हो गई, या फिर जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में इनकी बैटल सर्वाइबिलिटी है, जिसके लिए अभी हाल ही में आपने सुना होगा डुअल कलर जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है ये भी खरीदा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सुखोई 30 एमकेआई की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगी, और भारतीय वायुसेना के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना 2045 तक इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाली है, जब तक कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे पास बड़ी संख्या में नहीं आ जाते। और आने वाले भविष्य में आपको जो सुपर सुखोई अपग्रेड है ये भी 2 अलग अलग फेजेस में देखने को मिलने वाला है, जहां पर ओवरऑल इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो इन्हेंस करी जाएंगी। तो देखते हैं आगे चल के हमें अगली बड़ी अपडेट कब देखने को मिलती है, और पहला जो Su-30 अपग्रेड से इक्विप्ड सुखोई 30 एमकेआई है ये हमें कब देखने को मिलता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट मिश्र धातु निगम लिमिटेड से आ रही है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको मेधानी के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रीमियर मटेरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है, जहां पर इन्होंने SN41 नाम से एक निकिल बेस जो हार्डनिंग एलॉय है इसको विकसित किया है। ये जो सुपर एलॉय है इसके पास जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज हैं हीट रेजिस्टेंस की, और इसके अलावा जो हाई स्ट्रेस एप्लीकेशन में यूज किए जाने की, वो मौजूद हैं, और इसलिए इसको एक गेम चेंजर सुपर एलॉय कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमारे इंडिजिनस जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब अगर हम इसके रोबस्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो SN41 एक आइडियल चॉइस बन जाता है इंडस्ट्रीज की, जब बात आती है हाई परफॉर्मेंस मटेरियल की, क्योंकि इसका जो कंबशन गैसेस है या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर है उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। इसकी सुपीरियर स्ट्रेंथ और जो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस है ये भी इसको काफ़ी खास बना देती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं
कि आने वाले भविष्य में जो कावेरी इंजन जैसे प्रोग्राम है उसमें इस प्रकार के जो सुपर एलॉयज हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि हमारे जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये सुपर एलॉय एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है वहां पर जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है इसकी कुछ की प्रॉपर्टीज इस प्रकार से है, जैसे कि जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है ये इसका काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ये बेसिकली तकरीबन 871 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तक का जो टेम्परेचर है उसको विथस्टैंड कर सकता है और इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो करके इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो सुपीरियर ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस है ये भी इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है और जो वर्सेटिलिटी है ये भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स के डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि टरबाइन ब्लेड्स, व्हील्स, कंबशन चैम्बर, गैस टरबाइन नोजल और भी दूसरी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इसके थ्रू बनाई जा सकती है। वही मिसाइल पार्ट्स में भी इसका निर्माण किया जा सकता है, मिसाइल पार्ट्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड किस प्रकार उल्लेखनीय कार्य कर रही है और भारत को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए हर संभव प्रयास उनके तरफ से किया जा रहा है। हमारे अगली बड़ी अपडेट 114 राफेल की संभावित खरीद को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि एमआरएफए के अंतर्गत दो ही एयरक्राफ्ट है इस समय जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें से पहला एयरक्राफ्ट है राफेल F4 स्टैंडर्ड और दूसरा एयरक्राफ्ट होने वाला है यूरोफाइटर टाइफून ट्रांच 5 और मेन कंपटीशन भी इन्हीं के बीच में है। और एक बात आप सबने गौर करी होगी कि डसाल्ट एविएशन की तरफ से बड़ी हलचलें देखी गई हैं और अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि डसाल्ट एविएशन का एक डेलीगेशन बहुत जल्द भारत आ सकता है, जहां पर वो इंडियन अथॉरिटीज के साथ आगे का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम मीडिया के हवाले से बात करें तो भारतीय वायुसेना का इस समय जो रुझान है वो कहीं ना कहीं स्थिर पड़ गया है और उसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि डसाल्ट एविएशन एक बात अच्छे से जानता है कि उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो वो यहाँ पर शांत बैठने नहीं वाले हैं, बल्कि वो भारत के साथ एक के बाद एक जो अट्रैक्टिव ऑफर है वो डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप सबने देखा होगा कि जो राफेल था उसको लेकर ये माना जा रहा था कि एडिशनल एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, लेकिन बाद में एमआरएफए में एक क्लॉज को ऐड किया गया, वो था मेड इन इंडिया, जहां पर एयरक्राफ्ट्स का निर्माण भारत में करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और गौर करनी पड़ेगी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को कि जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स सोर्स किए जाएंगे वो भारत से ही सोर्स किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फ्रांस अपने यहाँ बना करके उनको भारत में इंपोर्ट करके सिर्फ असेंबल कर दे, बल्कि जो टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग है ये भी भारत के साथ होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि डसाल्ट एविएशन ने ऑलरेडी भारत में एमआरओ फैसिलिटीज़ को एस्टैब्लिश कर दिया है और सैफरान ने भी अपनी इंडियन एमआरओ फैसिलिटी ओपन कर दी है, तो वो पूरी तरीके से तैयार है। बस उन्हें इंतजार है भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के उस निर्णय का जहां पर वो विनर को अनाउंस करेंगे। खैर, अगर हम एमआरएफए की बात करें तो ये प्रोग्राम अभी पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसमें कोई डेवलपमेंट हमें देखने को बड़ा नहीं मिला है जिसके अंतर्गत हम ये कह सकें कि हाँ, डील अब बहुत जल्दी साइन होने वाली है। डिफेंस एक्सपर्ट तो अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि अब आप एमआरएफए को छोड़िए और जो $20 बिलियन आप एमआरएफए में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप तेजस मार्क 2 एमका या फिर टेडबीएफ जैसे प्रोग्राम में इन्वेस्ट करिए। इसके जो परिणाम निकल के आएंगे सामने वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।